नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम द स्पेशल शो। हार नहीं मानेंगे, जीत जाएंगे ये जंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन कोरोना योद्धाओं की जो पिछले कई दिनों से आमरण अनशन में बैठे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो अस्पताल तक पहुँच गए हैं। यानी कह सकते हैं आमरण अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और वो अस्पताल में भर्ती हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो भूखे प्यासे बैठे हैं तपती धूप में अपनी जंग के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी नौकरी की गुहार लगा रहे हैं कि हमको नौकरी से मत निकालो, मुझे मेरी नौकरी दे दो। कई ऐसे छात्र हैं, उनसे बात हम करना चाहेंगे और वो हमसे जुड़े हुए हैं। पंकज, नमस्कार। आवाज़ मिल पा रही है पंकज? नहीं आ रही है सर। पंकज, कितने ऐसे छात्र हैं देखो जिनकी तबीयत खराब हो गई, आमरण अनशन के दौरान अस्पताल में एडमिट हैं। अभी क्या अपडेट है, कभी हालत कैसी है? सर अभी हालत ठीक है, अभी बहुत से आगे है हमारे साथ की वजह। हम्म। लेकिन सबसे दुख की बात तो सर ये है कि प्रशासन की तरफ से या अभी तक कोई थोड़ा आपकी आवाज़ दब रही है, आवाज़ तेज नहीं कीजिए। आया है। हम्म। अब आ रही है सर सही आवाज? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सर हमारा साथी वैसे ठीक है, अभी अभी होश में आ गया, हम्म। होश आ गया है इनको। हम्म। लेकिन सबसे बड़ी जो दुख की बात तो ये है कि अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से या दूसरा सरकार की तरफ से हम्म। कोई पूछने तक नहीं आया हमें। मैं अपने एक कैमरे के हम्म। माध्यम से आपको दिखाऊंगा सर अभी। हम्म। हम्म। तो बाकी हमारे जो साथी के बच्चे हैं मतलब उनकी भी हालत थोड़ी सी गंभीर है। हम्म। तो कहीं ना कहीं सरकार की आप देख के सर के लिए आया है हमें। 3 दिन हो गए सर इनको आवर डांसिंग करते हुए, और हम्म। आज तो हमारा एक ही साथी की हालत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। तो हमने खुद अपने आप 108 जो कि एम्बुलेंस का है उसमें फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया है अपने आप, हम्म। क्योंकि प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है ये। अगर हम्म। साथी तो आप देख लीजिए सर, हम्म। हमें सारा कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। अब हम्म। इसका जिम्मेवार कौन होगा? हाँ, हमारे साथ रवि भी जुड़ गए हैं, विजय भी जुड़ गए हैं। रवि, अभी घटना, अभी धरना स्थल पर डटे हुए आप लोग हैं। आवाज़ थोड़ा क्लियर कीजिए, आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। बोलिए बोलिए। हम्म। पंकज जी, आवाज़ आ पा रही है क्या? नहीं सर, आ रही है सर, बताइए। हाँ हाँ, बताइए। अब रवि जी की आवाज़ नहीं आ पा रही है, जरा फिर से ढूंढने की कोशिश करेंगे उनसे हम। लेकिन सर सरकार को ऐसा तो करना चाहिए। कर्मचारी हम्म। बात की और लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है। और हम्म। हमारे साथी जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं सर, आप लोग वो देख ही रहे हैं। और वही देखे ना, इस वजह से हमने कहा भाई दिखाई जाना जरूरी है। किसी की तबीयत है, खराब है, बिगड़ गई है, प्रशासन क्या इंतजाम किया है, कई चीज़ें होती हैं।
विजय, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? विजय। हेलो। हाँ विजय, आवाज मिल पा रही है क्या? हेलो। हेलो। हटा दी। हाँ आवाज आ हेलो। रही है। हाँ हाँ। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अभी धरनास्थल पे आप लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं? कई छात्र ऐसे हैं जो कि अस्पताल तक में एडमिट हो गए हैं। सर आवाज नहीं क्लियर आ रही है। हाँ हाँ, कह रहे हैं अभी तक आप लोग बैठे हुए हैं धरनास्थल पे ही। कई ऐसे भी आपके दोस्त हैं जो अस्पताल तक पहुंच गए हैं। हाँ जी। हम्म। सर ऐसा है, हम 1 साल से कम करीब धरना दे रहे हैं यहाँ पे, और दूसरे हम्म। तीसरे दिन से हमें आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है। पर सरकार की तरफ हम्म। से कोई ऐसे कार्रवाई नहीं करी गई। ना हमारे पास इस टाइम एम्बुलेंस है, ना कुछ हम पे सुविधा दी गई है भाई। कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। सरकार को हम्म। सब पता भी है भाई ये आमरण हम्म। अनशन पे बैठे हैं, फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हम्म। उनको पता है ये यहाँ दुखी हो रहे हैं, फिर भी कोई हमारे प्रति एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सही बात है भाई, अगर किसी अपने हक को मांगों को लेकर आप 3 दिन से पहले बैठे हैं, कोई कुछ नहीं, आपके साथी सहयोगी अस्पताल में भी भर्ती हो गया है, अगर इंतजाम होता शायद ये नौबत नहीं है। तपती धूप में इतनी गर्मी है, ऊपर से आप टेंट लगा के 3 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, बड़ा सवाल ये है। अगर सर सरकार हमारी बातें मान ले तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत ही ना पड़े। अब एक इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है तो क्या वो गलत कर रहा है सर? कौन नहीं चाहता उसको? अगर हमारे उसमें सर बहुत गरीब से बच्चे हैं जिनके घर की रोटी इसी नौकरी से चल रही है, और वो बेचारे यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? अपनी नौकरी के लिए बैठे हैं। अब तीन साल से सरकार हमें काम ले रही है और हम कहाँ जाएं? अब इसको छोड़ के और नौकरी भी नहीं कर सकते। 3 साल जब हमने इस डिपार्टमेंट को दे दिए और इन्होंने हमें ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। तो सरकार की तो हम सर इन चीजों बहुत बड़ी निंदा करेंगे। अगर आप किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो आप छीनो भी मत ना। सही बात है। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो किसी से छीनो भी मत। हम कौन सा उनसे ये डिमांड कर रहे हैं भाई आप हमें पक्का करो? आप जैसे लग रहे हैं आप उसी को कंटिन्यू करते रहो। सरकार उसमें भी सर इच्छुक नहीं है भाई, इनको हम कच्चे भी रख ले। खुदा न खास्ता कल इन किसी में से किसी को कुछ हो जाए तो इस चीज का कौन जिम्मेवार है? सही बात है भाई। अगर आप धरने पे इतनी महामारी में सर हमने काम कर रखा है, किसी डिपार्टमेंट से लोग नहीं काम कर रहे थे उस टाइम में जब हमने अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने तन मन से सेवाएं दी हैं डिपार्टमेंट को। सही बात है। हमारा एहसान तो सर पूरे हरियाणा पे है। हमने अपनी जान की परवाह ना करके पूरे हरियाणा में सेवा करी है, हर डिस्ट्रिक्ट ने सेवा करी है। आज उस सेवा का हमें क्या फल मिला है? ये मिला है हमें एसोसिएशन को, हमारी को धरने पे बैठना पड़ रहा है, आमरण अनशन करना पड़ रहा है। अगर सरकार चाहे तो सरकार एक दिन में हमारी सैंक्शन आ जाए, एक दिन में सर। अब बहुत ज्यादा आपकी तादाद भी नहीं है, 800-850 लोग आप लोग हो, चाहे तो कहीं समायोजित कर सकती है भाई। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी वैकेंसियां हैं जो अभी भी खाली हैं। बहुत से सरकार चाहे तो सर हमें कहीं भी मर्ज कर सकती है। आजकल बहुत बड़े बड़े इनके प्रोग्राम चल रहे हैं जिनमें ये चाहे तो हमें मर्ज कर सकती है, पर वही बात इच्छा हो ना। अगर इंसान की इच्छा हो तो वो क्या नहीं कर सकता। अगर इच्छा ही नहीं है लेने की तो सर वो उसमें तो हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो हमसे बनेगा मरते दम तक लड़ेंगे। हम तो सरकार से ये प्रार्थना करेंगे भाई हमें अगर हमारी सैंक्शन ना दी तो हमें एक मृत्यु इच्छा दी जाए भाई, हम तो यहीं मर जाएंगे पर जाएंगे हम अपनी नौकरी लेके। ऐसे हम घर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, या हमारी लाश जाएगी चाहे हम नौकरी लेके जाएंगे। घर भी लोगों की उम्मीदें हैं ना भाई, आप 2 पैसा कमाओगे नहीं तो कहाँ से खिलाओगे? सवाल यही सबसे बड़ा यही। आज अगर बच्चा तबीयत खराब है कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा?
घर वाले भी सर इसी बाट में रहते हैं, कब बच्चे आए भाई, नौकरी पे जाएं। अब उनको ही पता है भाई, सब दुखी हो रहे हैं, तो सर इतना ही सरकार देखे तो भला ही ना हो जाए सबका, क्यों किसी को यहाँ बैठना पड़े। सही सी बात है। जाहिर सी बात है, होगा थी ना, अगर इस तरह का चीजें लोग सरकार अगर सुन ले तो शायद आमरण अनशन क्यों करना पड़े आदमी को। बच्चे की जी तबीयत जी खराब है, बिल्कुल। अस्पताल में भर्ती है, उसके परिजन क्या सोच रहे होंगे गर्मी में, तपती धूप में। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज, अभी क्या हालात हैं, ठीक है गलत साहब? पंकज, आवाज आ रही है? अभी क्या है, छात्र की हालत कैसी है? आवाज नहीं आ पा रही पंकज की। बात कर रहे हैं रवि। रवि, आवाज मिली आपको? विजय, हाँ जी सर। बताइए क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या, कब नौकरी दिया गया था, कब निकाल दिया गया अचानक, फिर ऐसे क्या कर सकता सर है आदमी? हमें 2020 को सितंबर में हम्म। इन्होंने लगाया गया था। हम्म। हमने 1.5-2 साल कंटिन्यू करी, उसके बाद पिछले साल इन्होंने फिर 31 मार्च को हमें निकाल दिया था। हम्म। भाई ये कह के कोरोना खत्म, आपकी नौकरी खत्म। हम्म। उसके बाद हमने 3 महीने कड़ा संघर्ष करा, सरकार से लड़े, 3 महीने धरने पे बैठे। उसके बाद सर हमने अपने दम पर लड़के ये अपनी जो 1 साल की ली थी, कौशल रोजगार के तहत हमें दोबारा लिया गया था, इन्होंने हमें जॉब दी थी। हम्म। तो उसके सवाल यही, बाद जब 31 मार्च अचानक को भाई बताया जाता है कि बजट नहीं है इसलिए आप लोग नहीं रख सकते, आप लोग तो काम की और बाकायदे आपकी स्किल है तो कहीं ना कहीं समायोजित कर सकते हैं ना। ठीक है, कोरोना के लिए बजट नहीं है, एनएचआरएम कर दे, कहीं और कर दे। सर बजट नहीं है, ये तो सर सरकार पे क्या बजट नहीं होगा। अब सरकार इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, हमें ये करना है वो करना है, क्या हमारे लिए 1 साल के 24 करोड़ पे नहीं निकल सकते सर? जिन्होंने इतनी महामारी में काम किया उनके लिए क्या 1 साल के 24 करोड़ कुछ ज्यादा है? हम्म। ये तो सर बंदे ही कुछ नहीं है, सरकार चाहे तो 850 बंदे कुछ हैं, हमें कहीं भी मर्ज कर सकती है, किसी भी प्रोग्राम में डाल सकती है। हम्म। भाई तमाम कोई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, तमाम योजनाएं चल रही हैं जो स्वास्थ्य को भी लेकर है, तो किसी एक बहुत परियोजना में बहुत डाल देता सारी है कि। सर, बहुत सारी है। मनोरोगी है, अब ये निरोगी हरियाणा चल रहा है। अब मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में जहाँ चाहे तो सरकार हमें मर्ज कर सकती है, हम्म। और कोई बड़ी बात नहीं है 850 को मर्ज करना। हम्म। अच्छा, आप लोग मुलाकात किए, क्या बोले मुख्यमंत्री साहब या फिर डिप्टी सीएम साहब, आप लोग की बात हुई होगी, क्या कहना इन लोगों का है, या स्वास्थ्य मंत्री से? सर आश्वासन तो यही है इनका, भाई आपका काम चल रहा है, पर ये देखते हुए हम 6 अप्रैल से हमें आश्वासन दिया गया था, भाई आपकी सेक्शन 2 दिन में आ जाएगी, 4 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, बट अभी तक हमें 1.25 महीना हो गया उस बात को, हमारी सैंक्शन नहीं आई है। हमारा धरना कंटिन्यू चल रहा है, हमारा संघर्ष कंटिन्यू चल रहा है, हम यहीं बैठे हैं जबकि, पर अभी तक हमारी कोई सैंक्शन नहीं है, पर हमारा धरना 1 साल से लगातार चल रहा है। तो 1 साल से आप पहले लोग भी बैठे हुए हैं, तो हाँ जी, आपकी हाँ जब बिल्कुल। लास्ट टाइम वार्ता हुई होगी, किसी से मुलाकात हुई, हाँ जी। उन्होंने क्या कहा? पिछली बार भी आपको धरना खत्म कराया गया था, ओएसडी खुद आए थे, सीएम के जवाहर धरना यादव खत्म उन्होंने नहीं बुलाया हुआ था। सर, धरना हम्म। पिछले साल से ही लगातार चल रहा है हमारा। अच्छा। हाँ, धरना पिछले साल से ही हमारा लगातार चल रहा है, और आगे भी अगर ऐसे ही रहा तो 3-6 महीने का वो आगे भी लगातार चलेगा। नहीं, अभी चुनाव है, तो चुनावी मौसम में सरकार को पूछना चाहिए भाई, आप लोग भी तो एक वोट बैंक हो उनके, वो भी तो ध्यान में रखे ताकि आप लोग का कल्याण हो सके, आप लोगों की आपका हक मिल सके। और सरकार चाहे तो सर सब कुछ कर सकती है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करते हैं, भाई हमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रोग्राम में मर्ज कर दे, आपके उस पे ही हमारे 850 घर का चूल्हा जलेगा। आप चाहो तो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी एक यही प्रार्थना है, भाई हमें कृपया जल्द से जल्द
हमारी सैंक्शन दी जाए और हमें किसी प्रोग्राम में मर्ज किया जाए। कुछ ना करे तो सर हमें बस जॉब सिक्योरिटी दे दे, हमें यहाँ आके बैठना ना पड़े, हम धरना उसी सही दिन बात है। खत्म कर देंगे। रवि धरना स्थल में बैठे हुए हैं। रवि, अभी कई छात्र ऐसे हैं जो भी बैठे हुए वहां पे, क्या हालत है उन लोग की? रवि रवि, आवाज बढ़ाई जरा, आवाज अपनी बहुत स्लो आ रही है। हम्म। कल को अगर इनमें से किसी को भी कुछ होता है तो इस चीज का कौन जिम्मेवार है सर? बात सही है। अब इनके माँ बापों ने इन्हें क्या इसलिए भेज रखा है भाई तुम भूखे रहो और ऐसे करो? अगर कल को कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे इनके घर वालों को? भाई आप लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, अब अच्छे में इस सरकार को सब प्रशासन पता है सर, को खुद ध्यान देना सरकार चाहिए। को सब पता है क्या चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, पर फिर भी हमें हमारी कोई सूद बूद नहीं ले रहा है। कोई अधिकारी नहीं आया, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए, ना पानी की, ना लैट्रिन बाथरूम की, किसी भी चीज की नहीं। भाई जहाँ हम धक्के खा रहे हैं खुद ही खा रहे हैं, पर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हुई है अभी तक। तो आगे कुछ भी हो उसको हम कुछ कह नहीं सकते, पर अभी तक कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। पंकज, अभी क्या हालात हैं? आप वहाँ गए, बैठे हैं वहाँ पे, छात्र है, अभी ठीक है? जिला नागरिक अस्पताल इसकी मैं एक बार हालात दिखाना चाहता हूँ और हाँ, दिखाई दिखाई जरा। खुद ही देख लीजिए मरीजों को और आपको हम्म। हम चाहेंगे तस्वीरें जरूर शेयर करें अपने ग्रुपों में, लोगों को दिखाएं कम से कम, ताकि उनके परिजन भी देख सके कि उनका बच्चा ठीक है, हालात ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो ग्रुप आ नहीं पाया, धरना स्थल पे नहीं है, तो कम से कम ये जो इसको शेयर कीजिए, कम से कम वो देख सके। हम खुद ही कर रहे हैं ताकि उनके घर वाले जान सके, देख सके उनका बच्चा कैसा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कम से कम अपने अपने आप ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोग देख सके, जान सके हालात कि बच्चा आपका सेफ है। तो कितनी जरूरत है। हम्म। स्वास्थ्य मंत्री जी इस पे ध्यान दें और इस स्टाफ को भर्ती करके तुरंत इनको घर पे पहुंचाए और इनको अपने स्टेशनों पे ड्यूटी मिले, ताकि जनता की सेवा कर सके, लोगों को ऐसे भटकना ना पड़े, लोगों को बेड मिले, लोगों को राहत मिले। अभी जो सीजनल टाइम चल रहा है वो बीमारी का सीजन टाइम है और लोगों को राहत मिले। ये लोग उन्होंने पहले भी सेवा की, सेवा करेंगे, इनके अंदर देशभक्ति की भावना है, देशभक्ति से कार्य करेंगे। जब ऐसी महामारी में लड़ सकते हैं तो इन लोगों को सेवा करना पहला फर्ज है। अगर इन्होंने अब भी ध्यान नहीं दिया तो अभी हाल फिलहाल का नतीजा इन्होंने कर्नाटक में देख ही लिया है। आने वाली 2024 बिल्कुल नजदीक है, जिसमें यही जनता इनको यह नतीजा इनके सामने ला करके रखेगी। सवाल यही भाई, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो असल में कम से कम हमारा अपना हक मिलना चाहिए ना। हम नौकरी नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे? इतने साल कोरोना के समय से आप लोग काम किए हैं, जनता के साथ खड़े थे, जब कोई सूद लेता नहीं था, जब कोई पूछता भी नहीं था, तब आपने उनकी लड़ाई लड़ी है। तो आज अगर आपकी बारी आ रही है तो उनको ध्यान देना चाहिए ना इस बात पे। तब तो माननीय स्वास्थ्य और आज वो रोड पे लाके बिठा के इनके हालात आज पर उतर चुके हैं, जिनको 3 दिन उसके बाद आज इस बात का बहुत ही दुखद समाचार आपत्ति के बाद 112 खोल करके 108 खोल करके हमारे पास
अस्पताल जिला में इलाज कराया, जिसकी होश नहीं पाई। तकरीबन 2 घंटे के बाद होश में पाया। अगर कुछ होता है या और जो भी साथी बैठे हैं उनको कुछ होता है, इसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन और सरकार, और हम सरकार से उम्मीद करते हैं सरकार इस पर जरूर ध्यान दे और उस पर ये आवश्यक कार्यवाही को जल्द से जल्द घोर निंदा करें। कि सवाल सबसे बड़ा ये है कि देखिए ठीक है, धरने पे बैठे हैं तो इसकी नौबत क्यों है? तो भाई जिला प्रशासन को सूद देना चाहिए ना। बच्चे धरने पे बैठे हैं, इतनी तेज धूप है, इतनी तेज गर्मी है, आज एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, कल दूसरे बच्चे की तबीयत खराब हुई, तो कौन जिम्मेदार आखिर होगा? उनको इस बात की सूचना देखनी चाहिए ना वहाँ पे। पंकज, जो छात्र अभी अस्पताल में भर्ती है उनके परिजनों से बात हो पाई आपकी? बता दिए हैं अभी क्या हालात हैं? ठीक है, विजय आवाज मिल रही है? अभी कितने छात्र ऐसे हैं अभी जो धरना बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे? सर 7 साथी हमारे 12 मई से बैठ गए, लेकिन 13 तारीख को हमारा एक और साथी ने अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनका साथ दिया और वो भी इस आमरण अनशन की यज्ञ प्रतिज्ञा में वो भी अपना सफल योगदान दे रहे हैं। अगर सरकार कल तक हमारा कुछ फैसला नहीं करती है तो उनके समर्थन में हमारे और भी साथी कल से आमरण स्थल पर आमरण योगदान दें, आमरण यज्ञ में अपनी आहुति दें। उनका सवाल यही है कि ठीक है, अगर आपकी मांगे हैं, आमरण अनशन का मामला संज्ञान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में ला चुके हैं। माननीय डीसी आयुक्त महोदय को भी संज्ञान में ला रखा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पंकज जी, सबसे बड़ी भी बात है भाई, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें भाई आप कोरोना के समय इतना बुरे दौर था, आप उनके साथ खड़े थे सरकार के साथ। अब अगर सरकार आपका साथ नहीं दे रही है तो ये गलत बात है ना। कहीं आपको कहीं व्यवस्थित करना चाहिए ना भाई। कहीं इतने स्वास्थ्य महकमे में बहुत सारी जगह खाली है, आप अस्पताल गए हैं भर्ती, आपको देख रही होंगे क्या हालत है। पंकज, आपकी आवाज नहीं आ रही। गौरव, विजय, विजय आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है। विजय, पंकज की आवाज भी पंकज नहीं आ पा रही है। अभी आप धरनास्थल बैठे हैं और कितने साथी और भी हैं जो बैठेंगे और आने वाले हैं। कहाँ का छात्र आए हुए हैं? सर साथी हमारे जो अब बैठे हैं और कल को भी बहुत साथी हमारे आएंगे और हमारी कल यही एक रणनीति है भाई, हम दोपहर तक बाट देखते हैं। अगर हमारी कोई गुड न्यूज़ आती है तो ठीक है, वरना हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे साथी आमरण अनशन पे बैठेंगे। कल बात हो पाई थी कुछ छात्रों से, उन्होंने बकायदे हमारे चैनल के माध्यम से बकायदे मैसेज किया था कि कोरोना के जो साथी हमारे जंग लड़ रहे हैं, हम साथ उनके खड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि शायद वो भी आए और अपनी कम से कम सहभागिता दे ताकि आपका मजबूत हो सके। हमारे साथ संदीप जी गए हैं। संदीप बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संदीप जी, बड़ा देखिए वही बात 2 दिन पहले आप लोग कह रहे थे कोई व्यवस्था नहीं की गई, आखिर में एक बच्चा बीमार पड़ गया और कई बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। बिल्कुल सर, सरकार की ये बहुत गलत बात है कि कम से कम आमरण अनशन पे बैठे हैं हमारे कर्मचारी, इनको वहाँ पर सुविधा तो मुहैया करवाई जाए। सरकार के कर्मचारी ही होते हैं, जो स्थानीय प्रशासन होता है वो डीसी से चलता है और डीसी एनएचएम के चेयरमैन अंडर हम आते हैं। तो हमारी साथियों की संभाल रखना सरकार की जिम्मेदारी है। वहाँ सीआईडी भी है,
तो सभी हम्म प्रशासनिक अधिकारियों का कर्मचारियों का द- नैतिक दायित्व बनता है कि भाई वहां पे बैठे कर्मचारियों की देखभाल की जाए, प्रॉपर मेडिकल किया जाए, चेकअप करेंगे आप हम्म लोग। वहाँ जो असुविधा है उस असुविधा को डीसी मैडम दूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा। हमारे साथियों पर अत्याचार कर रही है सरकार, और सरकार नौकरी देने की नीयत में नहीं है। सरकार ये देखना चाहती है कि भाई ये कितने दिन तक बैठेंगे, ये मरना चाहते हैं या नौकरी पाना चाहते हैं। हम सरकार को आज भी ये बताना चाहते हैं कि हम मरकर भी नौकरी लेके हट, हमें नौकरी चाहिए तो चाहिए। हम्म आज हमारे एक साथी की तबीयत खराब हुई है, कल को पता नहीं कितनों की होगी। तो ये तो हम्म कारवां जुड़ता चला जाएगा। हमारे साथियों में अभी आक्रोश है, सभी जिलों से साथियों ने पूछ करना शुरू कर दिया है। सभी साथी यहाँ आएंगे और सभी के सभी आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो हम तो सरकार से भी ये कहते हैं कि भाई देर आए दुरुस्त आए, उसका कोई वो नहीं है। आप जल्द से जल्द हमारी नौकरी बहाल करें, और सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी देंगे तो सरकार इस आंदोलन को हल्के में ना दे। क्योंकि ये हमारे वो कोरोना योद्धा है जो इतनी बड़ी महामारी से लड़ गए अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और आज तो बात उनके रोजगार की है। अपना रोजगार बचाने के लिए ये जान देने के पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार से बार बार यही कह रहे हैं कि वे जल्द से जल्द संज्ञान ले और हमारी नौकरी बहाल करे। सरकार कहती है कि हमारे यहाँ शिक्षा में एक साथी मिला था टीएनएस का उनसे कि वे इनकी नौकरी हम्म बहाल की जाए, तो खट्टर साहब कहते हैं कि नई सरकार के पास बजट नहीं है। वो पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि बजट नहीं है, हमने कौशल बनाया है, कौशल में एडजस्ट हो गए, अब निकाल दिए, कौशल में हम तब तक रखेंगे जब तक हमें कर्मचारियों की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना खत्म है, लेकिन कोरोना के हम्म कितने केस हैं हमारे हरियाणा प्रदेश में, आज भी देश में। कोरोना अपने आप खत्म है, यदि सरकार टेस्टिंग रोक रही है, जानबूझकर जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है और हमारे रोजगार से खिलवाड़ कर रही है, तो अपने आप सरकार को भी कोरोना खत्म। लेकिन कोरोना तो जो का तो बना हुआ है। आप लोगों ने टेस्टिंग घटा दी, सरकार ने मैन पावर कम कर दी, हम्म तो मैन पावर आज हम्म धरने पे बैठी है। तो टेस्टिंग हो नहीं रही तो कोरोना ऑटोमेटिक खत्म हो गया सरकार की नजरों में। तो हम्म सरकार संज्ञान ले, ना कोरोना खत्म हुआ है, पब्लिक जागरूक रहे। कोरोना महामारी अभी भी हमारे बीच में है, पब्लिक अपनी सेफ्टी बरते, और सरकार कोरोना योद्धाओं का रोजगार बहाली करे, और उसके बाद टेस्टिंग होगी, प्रॉपर टेस्टिंग करवाए सरकार। कोरोना जो का तो है, पब्लिक अपने ये तो अपने चुनावी बिगुल बजा रहे हैं कि 2024 का चुनाव आ गया इसलिए कोरोना को खत्म करने जा रहे हैं, ताकि हम लोग रैली कर सकें। जब इनकी रैलियां हम्म हो जाएंगी तो उस टाइम पिछले वर्ष की तरह ये कोरोना बढ़ा देंगे। ये बहुत गलत नीतियां हैं। हम तो ये कहते हैं कि सरकार मालिक होती है, जनता अपना नेतृत्व कराने के लिए इनको चुनती है, कि ताकि देश और प्रदेश इनके नेतृत्व में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और सारा का सारा पूरा प्रदेश हमारे देश प्रदेश का युवा खुशहाल रहे। लेकिन हमारे देश प्रदेश का युवा तब खुशहाल होगा जब सरकार की नीतियां अच्छी होगी, सरकार अच्छे कार्य करे, सरकार नौकरी छीनने की बजाय नौकरी देने का कार्य करे, और प्रॉपर टेस्टिंग करवाए अपने राजनीतिक कुर्सी बचाने के चक्कर में। तो कोरोना को खत्म ना करें, क्योंकि कोरोना है, इसे अपने रैलियों के चक्कर में ये अपनी रैली करने के लिए आज कोरोना को खत्म बता रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। इससे हमारे पब्लिक की जान का नुकसान हो सकता है। सरकार सोचते के बारे में। सवाल सबसे बड़ा यही है आखिर में। देखिए भाई, आज अमरनाथ का तीसरा दिन है, कोई सूद लेने वाला भी नहीं है। कम से कम तमाम बच्चे हैं, इतनी तपती धूप है, आप देख लीजिए, बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। इस धूप में बैठना क्या बड़ा कितनी मुश्किल बात है, कितनी बड़ी बात है कि आदमी इतनी बड़ी धूप में, इतनी तपती धूप में अगर बाहर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ भी उसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये वही वो योद्धा है जो कोरोना काल के दौरान कितनी मदद की थी लोगों की, कई लोगों की जिंदगियां बचाई थी, आज अपने ही नौकरी की भीख मांग रहा है। बिल्कुल सर, ये सर सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। सरकार इनको अपना हक दे, ये तो ठीक है। यदि प्रशासन के भरोसे हमारे साथी होते तो हमारे साथी में इसकी जान जा सकती थी, जो बहुत गंभीर विषय है। सरकार इस हम्म मामले में होते, सीआईडी कहाँ थी वहाँ, पुलिस प्रशासन कहाँ था, स्थानीय प्रशासन कहाँ था, स्वास्थ्य विभाग कहाँ था, जो हमारे साथी को संभाल नहीं न सकी। ये बाथरूम करने के लिए वहां गया था, और तो हमारे साथियों की नजर पड़ गई, वहीं पे बेहोश होकर गिर गया, और इसको वहां उठाया, और फिर आनंद फानंद में सिविल हॉस्पिटल पंचकुला से एम्बुलेंस आई और उठा के ले गई। तो इसमें डिहाइड्रेशन की वजह से ब्रेन अटैक आ सकता था हमारे साथी को, तो हाँ, इसकी कुछ जान भी हो जा सकता था। सकता था, एक माँ का जान जा सकता था, एक बहन का भाई जा सकता था।
और एक किसी पत्नी का पति जा सकता था, बच्चों का बाप जा सकता था। सरकार सोचते है ये लाशें गिराने का सरकार काम ना करे, ये घिनौनी हरकतें हम्म। छोड़े सरकार, और जल्द से जल्द हमारे कोरोना योद्धाओं की नौकरी बहाल करे सर। थोड़ा तो बहुत सारी, इसलिए हम लोग दिखाना चाह रहे हैं भाई, अब साथी जो है उसकी तस्वीरें लोग जान सके, उसके परिवार देख सके हाँ हमारा बिल्कुल बेटा कैसा तस्वीरें है, हम देखते किस हैं। हालत में अभी है। भी, हाँ अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ा है हमारा साथी। सरकार इस मामले को देखते हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। ये तो आप जैसे ही कोई बड़े दिल वाले चैनल वाले हमारे साथी हैं यादव जी आप जैसे, जो हमें लाइव दिखा रहे हैं, वरना वहां तो सरकार ने इतना हाईजैक कर रखा है सिस्टम कि भी आप लोग उनके पेपरों में भी न्यूज ना दो। लोकल पेपर में भी कहीं भी न्यूज नहीं दी जा रही हमारी मांगों की, नहीं हमारे साथियों की, कि भाई हाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। सरकार इतने दिनों तक इस चीज से बचेगी। आम जन भी, हम तो आम जन से भी अपील करते हैं और हमारे साथियों से भी अपील करते हैं कि भी आप धरने पे जो जो कंडीशनें हैं सभी चीजों को लाइव चलाएं, इंस्टाग्राम पे लाइव चलाएं, ट्विटर पे डालें, फेसबुक पे लाइव करें, यूट्यूबर चैनल पे लाइव करें, सभी जगह अपनी समस्याएं और हमारे साथियों की हालत को देखते हुए वहां पर लाइव जरूर चलाएं, ताकि आम जन को भी पता लगे कि हमारे प्रदेश की बहन बेटियां, हमारे भाई जिन्होंने कोरोना योद्धा बनकर, फ्रंट लाइन वर्कर बनकर अपनी जान बचाई थी, आज वो अपनी नौकरी की बहाली के लिए वहां पर धरने पे बैठने पे मजबूर है, भूख हड़ताल आंदोलन पे बैठे और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या हालात होंगे उस प्रदेश की, जिस प्रदेश का युवा अपनी नौकरी बचाने के लिए, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई, आज उनको आमरण अनशन पर आना पड़ा। और हमें कल ओम प्रकाश धनखड़ जी मिले थे, मैं यहाँ गाँव बादशाह में उनसे मिला था कि भी आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हो, तो वहाँ माननीय महिला बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा जी भी थी, और हमारे कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी भी थे, और कैथल से अपने जिला प्रधान अशोक गुर्जर जी भी थे। तो वहाँ पे मैंने चारों के साथ समक्ष अपनी पुस्तक रखी और ज्ञापन दिया कि आप मुख्यमंत्री जी से बोले, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, सरकार संगठन से चलती है और आप संगठन का नेतृत्व करते हो हरियाणा में, तो यदि संगठन का नेतृत्व ये है कि आप मेरे गाँव से आए हो और मेरी समस्या अकेले की नहीं है, मैं 22 जिलों की समस्या लेके, आप मंत्री हो, आप सांसद हो और आप प्रदेश अध्यक्ष हो बीजेपी पार्टी के, आपके समक्ष खड़ा हूं। क्या मनोहर लाल खट्टर जनता से बड़ा हो गया, जो उसमें इतना घमंड हो चुका है कि उसको ये कोरोना योद्धा बैठे, हमारे देश प्रदेश की बहन बेटियां हमारी आंखों धरने पर बैठी दिन रात भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पे है, क्या उसको ये दिखाई नहीं देता? या वो जो लोग कहते हैं, समाज कहता है कि भाई औलाद जिसके हो उसी को दुख होगा, क्योंकि ये अपने माँ बाप की औलादे हैं, जो आज बेटे इनके परिवार को दुख हो रहा है। लेकिन एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते एक एक जनता, एक एक नागरिक प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री की औलाद है, तो उसको मानना चाहिए कि भाई ये मेरे बच्चे हैं। तो गमरूर में नहीं रहना चाहिए, सत्ता आती रहती है जाती रहती है, इतनी तानाशाही की होती कि इन साथियों का संज्ञान ले और इनकी जल्द से जल्द नौकरी बहाल करे। आप 12 करोड़ रुपए नहीं दे सकते तो प्रदेश में, कल हमारे यहाँ पाता गांव में इन्होंने 28 करोड़ की घोषणा कर दी, तब इनके पास 12 करोड़ देने को नहीं है, तो ये गांव बात्ता में 28 करोड़ कहाँ से देंगे? पूरे कैथल जिले में इन्होंने 2 अरब की घोषणा कर दी, तो 2 अरब रुपए कहाँ से देंगे? तो फिर इसका मतलब ये चुनावी साल को देखते हुए झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। ये तो एक धरातल पे आपके माध्यम से जनता भी देख रही है और हम तो देख ही रहे हैं कि हमारे लिए देने के लिए सरकार के पास जब 12 करोड़ नहीं है, तो ये झूठे वादे क्यों करते हुए हैं? आप रोजगार खोलने का काम ना करें, 12 करोड़ जारी करें, अभी नौकरी की बहाली करें और उसके बाद पॉलिसी बनाकर उनकी जॉब सुरक्षा गारंटी कानून बनाए, ताकि इन कोरोना योद्धाओं को ये कभी अफसोस ना हो कि जिस टाइम लाशों के ढेर लग रहे थे, कोई आंसू नहीं आ रहा था जनता की सेवा करने के लिए, सरकार का साथ देने के लिए, तो इनको ये मलाल ना रहे कि हमने सरकार का साथ दिया था अपनी जान पे खेल कर, अपने परिवार की जान पे खेल के, और सरकार ने हमारा मान सम्मान देखते हुए हमें हमारा मान सम्मान वापस लौटाया और हमारा रोजगार सुरक्षित कर दिया गया। तो ये साथी सरकार की भी सराहना करेंगे और इनको अपना हक मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय में कोई भी साथी सरकार से खुद नेता मंत्री नहीं देते हैं, क्योंकि मैं दफ्तरों में गया हूँ, इनकी कोठियों पे गया हूँ, तो ये किसी वर्कर से भी मिलते नहीं थे कि भाई कोरोना खत्म होने के बाद आना, यदि जनता मरी पड़ी है तो जनता ने आपको चुन के भेजा है, और कोरोना में एक राजनेता जनता का सहयोग नहीं करेगा तो
जनता कहाँ जाएगी। लेकिन उस टाइम में हमारे ये कोरोना योद्धा आके आए और जनता की जान बचाई। ये आज उस चीज को दरकिनार कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ अपनी पूरी एसोसिएशन और हमारे सभी कर्मचारियों की तरफ से कि जल्द से जल्द, कल को वर्किंग डे है, उमा शंकर जी फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है पीएचडी के तक कि हम उनको आदेश दे और हमारा बजट जारी करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री अनिल विज से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे जल्द से जल्द मामले में संज्ञान ले, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री है, ये आपके कर्मचारी है। मुख्यमंत्री जी के ये कहने से कि हमारे पास बजट नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इनको रोजगार वापस आपको दिलवाने का सराहनीय कार्य करना पड़ेगा। पिछली बार भी आपने दिलवाया था और आपने, हमारे पास आज भी वो वीडियो पड़ी है और मेरे से खुद कहा था माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, मैंने पहले ही उनको, मुझे अंदेशा था कि सरकार हमारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करेगी। मैंने स्वास्थ्य मंत्री को पिछली बार कहा था कि सर, ये 31 मार्च के बाद सरकार इनको निकाल लेगी। वो बोले नहीं बेटा, मैं बैठा हूँ, जब तक आपको नहीं निकाला जाएगा, आपको हो सकता है एक दिन के लिए निकाल दिया जाए, लेकिन आपको वापिस बहाल कर दिया जाएगा। आज सरकार की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि मुझे बहुत दुख है कि सरकार ऐसा कार्य करती है, क्योंकि एक राजा के मुंह से यदि बातें झूठी निकलेगी तो फिर जनता क्या करेगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपनी बातों पर अडिग रहे और हमारा रोजगार सुरक्षित कर हमारी नौकरी बहाली कराए सरकार से। हमें नहीं पता वो कैसे करेंगे, पीछे भी उन्होंने ही करवाया था, तो अब की बार भी उनको ही करवाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी से यही आग्रह करते हैं कि वे देखें और करें। आम जन से भी यही निवेदन करते हैं कि आप अपने लोकल एमएलए मंत्री के पास जाएं, जनता कि भाई हमारी इन्होंने कोरोना काल में बहुत मदद की थी इन साथियों को। आप, हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप इनको रेगुलर भर्ती कर दो बिना किसी पेपर दिए, हम ये कह रहे हैं कि आपने इन्हें खर्चा लगाया, जैसे जेबडी टीचरों की पॉलिसी बनाकर 58 साल का रोजगार सुरक्षा गारंटी दी थी। तो हम ये आग्रह करते हैं सरकार से और जनता से कि जनता अपने अपने हल्के के एमएलए मंत्री को ये कहे, 90 के 90 एमएलए मंत्री को, कि भाई हमारे सभी 22 जिलों के बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, कोरोना योद्धा है, इन्होंने आके फ्रंट लाइन वर्कर बनकर हमारी सेवा की थी, जिससे हम आप एसी दफ्तरों में बंद थे, अपने अपने हाउसों में कैद थे और जनता से नहीं मिल रहे थे। तो उस समय ये हमारे बच्चे आगे आए अपनी जान की परवाह ना करते हुए। तो अब कई आपका कई छात्रों का कमेंट भी आ रहा है, कई छात्र ऐसे भी हैं जो कई क्यों साफ भाई आपको उनके पास इतने पैसे नहीं है धरना स्थल पर जा सके, हमारे नहीं माध्यम से नहीं जुड़ भी बिल्कुल रहे नहीं हैं, सर, वो मैं अपनी कह बात रहा भी रख रहे हैं कि कोरोना के मैं दौरान हमने उनका इलाज किया, हमने नेताओं को बचाया। बहुत ऐसे नेता थे जो बिल्कुल इसके बिल्कुल चपेट में आ चुके थे। नेताओं को बताया हमने। हमारे लोकल एमपी एमएलए खुद अपने लिए चीजें कोरोना टेस्ट हमने घर घर जाकर किया। हमारे कर्मचारियों ने एमएलए मंत्री के घर पे जाके उनके परिवार के उनके सैंपल लिए अपनी जान की परवाह नहीं। ये तो फिर हम कोरोना कर्मचारी भी कह सकते हैं कि भाई कोरोना है, हम नहीं आते। तो ये कोई रीजन नहीं होता। जैसे माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई कोरोना खत्म कर्मचारी खत्म, ऐसे नहीं होता। यूज एंड थ्रो की नीति ना अपनाए सरकार, इसमें सरकार संज्ञान ले। वे पॉलिसीज है, इनको ये कोरोना कोरोना कार्य थोड़ी आता है। ये सभी जर्नल लैबों में काम करते हैं, सभी ट्रेंड पर्सन है। ये से आप कुछ काम करवाओ, एलटी से कुछ काम करवाओ, फार्मासिस्ट से कुछ काम करवाओ, ईएमटी से कुछ काम करवाओ। हमारे 4th क्लास है, उन्होंने ना टेस्ट करने। 4th क्लास की सब जगह जरूरत होती है। अपने हमारे स्वीपर है, टेंडेंट है, हमारी स्टाफ नर्सिंग है, हमारी एएनएम है, सभी के सभी हैं। सभी साथियों से काम लो। आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पहले भी किया है। तो ये तो सरकार की गलत नीति है कि भाई कोरोना खत्म आप खत्म, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। सरकार अपनी चुनावी स्वार्थ के लिए कोरोना को खत्म करना चाहती है कि भाई हमने 2024 की तैयारी करनी है। फिर आप 2024 की तैयारी के लिए क्या जनता को मारने का ठेका उठाओगे? ये बहुत गलत है सरकार की। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द या तो आप संज्ञान ले, वरना वहां लाशों के ढेर लगेंगे। हमारे 22 जिला का एक एक कोरोना योद्धा वहां पे आएगा। ये आंदोलन धीरे धीरे विकराल रूप लेगा। यहाँ पे जो भी जान माल की नुकसान की जो भी जिम्मेदारी होगी वो हरियाणा सरकार की होगी। और हम जल्द ही, यदि वहां पर कोई अनहोनी होती है, तो इन्होंने ये कहा है कि भाई चंडीगढ़ में धारा 144 होती है, हम वो धारा 144 तोड़ने का काम करेंगे, सीएम का घेराव भी करेंगे और वहां पे आमंत्रण पे बैठेंगे। हम एक एक एमएलए मंत्री की कोठी पे 4 कोरोना योद्धा की 4 व्यक्ति के ऊपर पे धारा 144 लागू होती है सर, लेकिन हम धारा 144 का भी मान सम्मान रखेंगे और एक एक एमएलए मंत्री की कोठी पे आमंत्रण पे चंडीगढ़ के अंदर 4 आदमी दिल्ली तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां भी जाएंगे, लेकिन मरेंगे मिटेंगे।
लेकिन अपनी नौकरी वापस ले कहते हैं कि सरकार को देनी पड़ेगी। ये सरकार का दायित्व बनता है कि बच्चों का रोजगार ना छीने, बच्चों को रोजगार दे। सरकार का कार्य होता है रोजगार देना, ना कि रोजगार छीनना। आप अपना वीआईपी कल्चर घटाओ, अपनी सैलरी घटाओ, 6 सैलरी दे रहे हैं। क्या 12 करोड़ नहीं है हरियाणा प्रदेश के पास, सरकार के पास? यदि 12 करोड़ नहीं है तो ये इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कह देना चाहिए कि हमने हरियाणा प्रदेश खत्म कर दिया, हमने बेच दिया देश को, प्रदेश को। तो ये बहुत गलत नीतियां हैं। सर जो स्वाभाविक है, जो कई लोग तो बकायदे कमेंट भी कर रहे हैं, बकायदे आप आपके जज्बे को सलाम भी कर रहे हैं, साथ तो कह भी रहे हैं कि भाई ये गलत है ना। अब 2024 में इलेक्शन आएगा, उसमें भी देख लीजिएगा, अगर आप हमारे साथ गलत करते हैं तो फिर जनता को, सरकार को सोचना चाहिए ना कि कहाँ जाएंगे, इनके पास विकल्प क्या है। सवाल यही ना कि इनके पास कोई विकल्प कहाँ है, विकल्प भी तो बीच का रास्ता कोई निकाले वैसे। बिल्कुल है, बातचीत से ही समाधान होता है, आज करो या कल करो। तो ये तो वो काम हो गया कि भाई बातचीत भी की और कुर्बानियां भी दी। इन कोरोना योद्धाओं को मारने के बाद फिर आप बातचीत करोगे और इनकी नौकरी बहाल करोगे। जिस माँ के लाल, जिस बहन के भाई, जिस माँ के बेटे, जिस पत्नी के पति और जिन बच्चों के माँ बाप, यदि यहाँ हमारे साथियों में 15-20 साथियों की जान चली गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हरियाणा सरकार की होगी। और उसके बाद भी यदि ये मारने के बाद नौकरी बहाल करते हैं तो वो क्या नौकरी बहाल करनी है सरकार की? सरकार को देना है तो मान सम्मान वापिस लौटाइए, अपना मान सम्मान वापिस मांग रहे हैं। सरकार के पास मजबूरी है, यदि सरकार के पास बजट नहीं है तो हम घोषणा करते हैं आप इनका मान सम्मान छीनने का काम ना करें। जब आपके पास बजट हो जाए 2 महीने 6 साल में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरा जैसे कोरोना योद्धा 22 जिलों के कर्मचारियों की हम इतने फ्री में सेवा करेंगे, स्वास्थ्य विभाग में जनता की सेवा करेंगे, आप हमारी नौकरी बहाल करने का काम करें। वही तो बात है भाई। ठीक है, चलो अगर आपका बजट नहीं है तो उसका भी इंतजाम हम कर रहे हैं भाई। चलो हम अब आपसे तनख्वाह अभी नहीं लेंगे, 2 महीने 3 महीने का ड्यू करा लो भाई, उसके बाद आप देना। 3 महीने आपसे हम नहीं बोलेंगे, आप तो इसके लिए भी आप लोग तैयार हैं। बिल्कुल सर, इन्होंने पीछे हमारा किसान आंदोलन चला हरियाणा प्रदेश में, वो पूरे के पूरे इंडिया किसान आंदोलन था। सरकार ने कहा कि भाई ये कानून आपके फायदे के, लेकिन बाद में सरकार ने वो कानून वापिस लिए। 700-7.5 किसानों की जान लेकर वापिस किए। क्या सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो गलत कानून बनाए और फिर जनता की जान ले? क्या ये नागरिक पाकिस्तान से आए हुए हैं? क्या ये कोरोना योद्धा पाकिस्तान से आए हुए हैं जो इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? आज जिनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, जिनका स्वागत किया जा रहा था, जिनके पक्ष में सरकार सेंटर से लेकर नीचे तक किस्से पढ़े जा रहे थे कि भाई ये वो वर्कर है, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर है जो देश का मान और सम्मान है। क्या ये मान सम्मान है हमारे साथियों का? क्या जिनको धरने पे मजबूर होकर बैठना पड़ रहा है रोजी रोटी के लिए, और वो भी एक डीसी रेट की कच्ची नौकरी के लिए, जिसमें 20-25 हज़ार में तो अपना गरीब घर का खर्चा भी निकलता है। तो उस उसमें बैठे हैं कि भाई मरता क्या नहीं करता, क्योंकि और कोई काम नहीं है। अब इन्होंने 3 साल इसमें लगा दिए हैं, 3 साल के बाद ये कर्मचारी जाए तो कहाँ जाए? और आज सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। हमारे साथी आमरण अनशन पे बैठे हैं, हमारे साथी की आज इतनी तबीयत डाउन हुई क्योंकि वो उनकी जान भी जा सकती थी, वो एडमिट है। हमारे साथियों ने एम्बुलेंस को बुलाया, प्रशासन की तरफ से कोई डायरेक्ट एम्बुलेंस ये नहीं आई, क्योंकि धरने पे यदि आमरण अनशन चला हुआ होता है तो वहाँ पे सीआईडी स्वास्थ्य विभाग की टीम परमानेंट रहती है आमरण अनशन के पास, और 2-2, 3-3 टाइम चेकअप होता है। लेकिन 3 दिन से हमारे कर्मचारियों की कोई सूद नहीं ली गई। हम यहाँ आएंगे, कल को यहाँ बैठे हैं, हमारा साथी अब डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन हम क्यों के क्यों जब तक हमारी नौकरी बहाल नहीं होती आमरण अनशन पे रहेंगे। हमारे सभी साथी धीरे धीरे यहीं आना शुरू कर देंगे, चाहे उनको पैदल यात्रा करनी पड़े। और हम यहाँ से प्रत्येक साथी पहले इनके आवास का घेराव करेंगे, फिर उसके बाद सारे एक जिले में हम पैदल यात्रा करेंगे और रोष मार्च प्रदर्शन करेंगे कि ताकि या तो सरकार समय रहते हुए हमारी नौकरी बहाल कर दे, नहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और 22 के 22 जिलों में हरियाणा प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, हमें हमारा मान सम्मान वापस चाहिए। तो यही हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मान सम्मान वापस लौटा दे, वरना इसका खामियाजा सरकार को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यही संदीप जी, देखिए ठीक है, आज छात्र आज 3 दिन हो गया आमरण अनशन बैठे हैं भाई। अमूमन लोग आमरण अनशन बैठते हैं तो पूरा इंतजाम रहता है भाई, कुछ तबीयत ना बिगड़े कुछ भी। ये तो गलत है ना, कोई किसी का सुध ही ना ले। हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। जब इनको
किसी सेलिब्रिटीज को जुकाम भी हो जाता है तो न्यूज़पेपर हम्म की और मीडिया की हेडलाइन बनती है। आज हम्म यहाँ प्रदेश में लोगों की जान बचाने वाले कोरोना योद्धा मरने की कगार पे है, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि आज हमारे देश प्रदेश के बड़े बड़े चैनल जो बिक चुके हैं, आज तक हो गया, जनता टीवी हो गया, जो ये अपने हरियाणा न्यूज हो गया, जो बीजेपी के चैनल है, वो कठपुतली बनकर रह गए हैं। चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जो समाज का आईना दिखाता है, सच्चाई की आवाज उठाता है और सरकार के कानों में जोर लगाता है कि भाई हाँ पब्लिक दुखी है, इनकी तरफ ध्यान करो। लेकिन सरकार मीडिया चैनल क्या दिखा रहे हैं कि भाई आज खट्टर जी वहां जा रहे हैं, आज मोदी जी वहां जा रहे हैं, आज ब्रिजभूषण ये कर रहा है। तो ये गुणगान गाने की बजाय गुणगान का कार्य ना करें, जनता की सच्चाई दिखाए कि भाई जनता कितनी दुखी है। जनता की सच्चाई दिखाने से उनका समाधान होगा, बातचीत के माध्यम से समाधान होगा। सरकार से बार बार यही आग्रह करते हैं कि भाई ऐसे अनैतिक कार्य ना करे, ऐसी तानाशाही ना अपनाए सरकार कि भाई जनता को आपको धक्के देकर सिस्टम से बाहर निकालना पड़े। क्योंकि सरकारें आती रहती है, जाती रहती हैं, लेकिन आज भी अटल बिहारी जैसे हमारे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री का गुणगान क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए थे। तो ये भी हम्म सरकार तभी गुणगान होगा इस सरकार का भी जब अच्छे कार्य करेगी। ये कोई अच्छे कार्य नहीं है कि भाई जिन आदमियों का आपने फूल बरसाए, हेलीकॉप्टर से मान सम्मान दिया और इतने गुणगान गाए उनके, और आज वो भूख हड़ताल पे बैठे, आमरण अनशन पे बैठे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, सरकार उनकी खुद भी नहीं ले रही। ये बहुत गलत बात है। सरकार इस मामला सरकार के ये सोचो कि आप सीएम को छोड़ो। मैंने देखा है कि एक लोकल जिलाध्यक्ष के भी संज्ञान में 22 के 22 जिलों के मामला संज्ञान में है, प्रत्येक एमपी के मामला संज्ञान में, इसके एमएलए के मामला संज्ञान में है। और ये विपक्षी पार्टियां उसमें कांग्रेस आ गई, इनेलो आ गई, सभी आ गई, आम आदमी पार्टी आ गई। ये वहां जाते हैं जहां पर इनको जातीय जहर घोलकर, धर्म का जहर घोलकर वोट बैंक ज्यादा मिलता हो। ये भी हम कहते हैं कि विपक्ष भी ऐसा मजबूत नहीं है। जो विपक्ष क्या होता है? विपक्ष ये होता है कि वे जनता दुखी है, इसकी आवाज उठाए हम्म सरकार के सामने। लेकिन हम्म लेकिन नहीं उठा रहा विपक्ष भी। हमारी तो विपक्ष भी सुध नहीं लेने आया, हम सरकार को क्या कहें? हम्म उपेंद्र सवाल हुड्डा बहुत जी सारे हैं संदीप आपके जी। विपक्ष का, हाँ बिल्कुल विपक्ष हम्म आपके समक्ष रैलियां करता फिर रहा है। क्या हम्म हुड्डा को हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी? हमने हुड्डा सर के हम्म टेस्ट नहीं किए? हमने ये नहीं देखा कि भाई ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, इनेलो का है, जेजेपी का है, आम आदमी पार्टी का है या बहुजन समाज पार्टी हम्म का है? हमारे लिए सभी एक इंसान थे। हमने कोई बिना जाति के, बिना पार्टी के, बिना धर्म के ये देखे। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने सबका प्रॉपर तरीके से इलाज किया, टेस्टिंग किया, जो हमारे से सेवा दी गई हमने सेवा दी है। 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, लेकिन हमने 16-16 घंटे की ड्यूटी की, हमने 24-24 घंटे की ड्यूटी की है। फिर ताकि स्टाफ कम था, ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके जानने बचाई जा सके। हम्म सॉरी भाई, देखिए आपको अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमें हमारा सम्मान मिले, लेकिन उनको देख सोचना चाहिए कि भाई चलो एक बीच का रास्ता निकाले। बहुत ज्यादा तनख्वाह भी नहीं है लोगों की, 50,000 1 लाख हाँ सैलरी है, बिल्कुल सर। और 20,000 18,000 20,000 है, ठीक है। अगर कहते हैं तो 2 पैसा कम भी कर देते हैं, भाई तुम तनख्वाह चलो या हमारा 25 है तो एक 22 ही कर दो, 23 कर दो, लेकिन कम से कम एक रोजगार का मौका मिले ना, कम से कम आदमी काम करे। अब क्योंकि देखिए पेट भरता है पैसे से ही, आश्वासन से नहीं भरता है। बिल्कुल आज अगर किसी को जरूरत है आज तभी तो वो धरने बैठा है, तो कोई और काम कर लेता, 25-30 वहां मिल जाता। लेकिन सवाल ही जब इसमें एक्सपर्ट है, काम यहाँ किया है, तो दूसरी जगह क्या करेगा, क्या कर पाएगा जाके वो? देखो सर, घर बार हमारे जो गुड़गांव के साथी है, रवि मुंडे हम्म जी है, पंकज जी है, तो इनके साथ हमारी सारी की सारी टीम, महिला शक्ति भी यहाँ धरने पे बैठी है कंटिन्यू, दिन रात घर बार छोड़े हुए। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, क्या वो बेटियां सरकार की बेटियां नहीं है? बेटी हम्म बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार का कहाँ गया? हम्म अच्छी युवाओं को हम रोजगार देंगे, अगर हमने कौशल बना दिया। जब आप कौशल में भी नहीं रोजगार सुरक्षित कर सकते, आपसे अच्छे भाई हम्म कौशल से अच्छे तो वो ठेकेदार भी ठीक थे, हम्म जो पर ईयर कम से कम कंटिन्यूशन तो रखते थे कर्मचारियों की। आपने तो हमें हम्म है भी नकली लात मार दी। तो आपका ये कौशल भी हौसला है, ये तो एक वोट लेने का कौशल में भी आप कच्चे कर्मचारी है, कच्चे रखो, पक्के हैं पक्के रखो, लेकिन आप उनका रोजगार तो सुरक्षित रखो। कच्चे लगा हम्म दिया, आपको मैन पावर यूज कर रहे हो,
सस्ते रेटों में यूज कर रहे हो, डीसी रेट से भी कम सैलरी दे रहे हो। ना कोई आप हर साल प्रति वर्ष डीसी रेट बढ़ता था 8-10%, आप वो भी नहीं बढ़ा रहे हो पोषण में। कम से कम जो दे रहे हो वो तो दे दो, और रोजगार छीनने की कोशिश तो ना करो आप, ये भी दे नहीं सकते तो ये सरकार की हम्म। बहुत गलत नीतियां हैं। आने वाले टाइम में सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। चुनाव भी नजदीक है। चलो ठीक है, इन्होंने मारना है। हमने तो ये सोच रखा है कि भाई हम तो कोरोना में मरने के लिए निकले थे, तभी ड्यूटी ज्वाइन की थी। हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई अपना रोजगार वापस लेने के लिए यदि हमें जान देनी पड़ेगी, तो हमने घर वालों को बोल रखा है कभी ने कि बेरोजगार रहेंगे तो वैसे भी मर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। कहाँ से आपके लिए रोटी लाएंगे, कहाँ से आपके लिए कपड़ा लाएंगे, क्योंकि बच्चे रोते हमसे देखे नहीं जाते किसी भी साथी से। सभी गरीब परिवारों से हमारे साथी है। यदि रोजगार नहीं रहा, मर तो वैसे भी रहे हैं, तो घर वालों से ये बोल के धरने पे आए हैं कि भाई आप हमारी आस ना करें। आप ये सोचना कि हमारे जैसे कोरोना महामारी में काम करते करते सभी के सभी मारे गए, या तो वहां से अपना रोजगार वापिस लेके लौटेंगे, या फिर वहां पर मरकर वहीं पर सरकार के सिर होके मरेंगे कि भाई हमने हमारा वही बलिदान दे दिया। अब सरकार सोचे कि भाई हमारा रोजगार वापिस लौटाना है, या हमारी मौतों के लाशों के ढेर यहाँ लगवाने हैं। कोरोना कर्मचारी किसी भी कदम में अपनी नौकरी बहाली करवा के हटेंगे, लेकिन यहाँ से वापिस नहीं जाएंगे। या तो हमारा मान सम्मान वापिस दे सरकार, या हमें जैसे हमारे गुर्जर भाई कह रहे थे कल, क्योंकि इसमें तो सरकार ये भी नहीं कह सकती कि भाई एक बिरादरी आके धरने पे बैठ गई। ठीक है, हम्म। मैं मानता हूँ यदि सरकार को मेरे से एलर्जी है, मैं एक जाट कौम से हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ, तो यदि सरकार को एलर्जी है, क्योंकि मेरे को ये चीज बड़ी झेली है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा जिस दिन मैं पहली बार सीएम ग्राफ करके सीएम हाउस में गया, तो वहां पर मुझे कहा गया कि भाई सरकार जाटों को देख के राजी नहीं है, तो आप लोग नेतृत्व करते हो तो नौकरी बहाल नहीं होती। हम सरकार से कहते हैं कि ये कल्ले जाट करने पे नहीं, हम्म। ये हमारे छत्ती बिरादरी के ये हमारे छत्ती बिरादरी के कर्मचारी वो कोरोना योद्धा बैठे हैं, जिन्होंने सरकार के बुरे समय में, जिस टाइम सरकार के हाथ पांव फूल गए थे कि कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस समय में मेरे हम्म। साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए, छत्ती बिरादरी के कर्मचारी हैं सर, छत्ती बिरादरी के, ये भी नहीं कह सकते हम्म। कि भाई आप एक जाति बैठी है यहाँ पे, छत्ती बिरादरी के कर्मचारी और अपना रोजगार मांग रहे हैं, वो भी कच्चा। ये भी नहीं कह रहे कि भाई पक्के करो इनको, वो कच्चा रोजगार मांग रहे हैं कि कच्चे रखो और इनकी नौकरी बहाल करो। तो यदि सरकार नौकरी बहाल नहीं करती तो ये एक जाति का आंदोलन नहीं है, ये छत्ती के छत्ती बिरादरी के कोरोना योद्धा बैठे हैं। छत्ती की छत्ती बिरादरी आज धरना सकल के टेंट के नीचे बैठी है, और ये छत्ती बिरादरी में सरकार का गलत मैसेज जाएगा कि हमारे कोरोना योद्धाओं की नौकरी छीन ली सरकार ने और हमें मौत देने का कार्य किया। तो हम तो सरकार से ये कहते हैं कि भाई जल्द से जल्द, ये गरीब परिवारों के बच्चे हैं, हमारे छत्ती के छत्ती बिरादरी के बच्चे हैं, तो आप मामला संज्ञान में है आपके, आप कल का आपके पास वर्किंग डे है, कल को ही आमरण अनशन खत्म करवाए और हमारे सभी कर्मचारियों की कल की कल नौकरी बहाल करे। अभी भी हमारा साथी मेरे हिसाब से होश में नहीं आया, मेरे को थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई थी, तबीयत बहुत ज्यादा हम्म। खराब है। सरकार देखे, आज एक की खराब हुई है, कल को सभी की होगी। और कल से मैं भी नहीं आ रहा हूँ मेरे साथियों के पास, क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ डेथ हो गई थी एक दो जानकारी में, और मेरी भी तबीयत डाउन थी, मेडिकल रिएक्शन हो गया था मेरे को। तो उसके बाद मैं कल वहीं आ रहा हूँ, और वहाँ मेरे साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ूंगा, क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि भाई कहीं नेतृत्व घर ना बैठ गया, नेतृत्व ना घर बैठा है ना बैठेगा। जहाँ मेरे साथी पानी एक खून की बूंद देंगे, इनका कतरा बहाने से पहले मैं अपनी जान देना पसंद करूंगा, लेकिन इनके लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। मैं मेरे साथियों से आगे होकर लड़ूंगा, इनका हौसला ना कमजोर हुआ है ना होगा, ना इनका नेतृत्व का हौसला कमजोर है ना होगा, पूरा का पूरा नेतृत्व और मेरा एक एक 22 जिला का कोरोना योद्धा कंधे से कंधा मिलाकर तानाशाही सरकार की अपना हक लेने के लिए लड़ेंगे। उसके लिए हमें चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, हम अपनी जान की बाजी बता देंगे, लेकिन हम अपना रोजगार वापिस लेके रहेंगे सरकार। वही होता है ना, देखिए अमूमन हर कोई हक की लड़ाई लड़ता आज है, कोई देखिए आज कोई बीच का आज रास्ता इतना निकलता है, लोकतंत्र इसलिए कोई है कि बीच में मेरा वार्ता साथी करने के लिए उपस्थित आता है, है। हम्म। क्योंकि मुझ में भी आज इतना गुस्सा आया हुआ है सरकार के खिलाफ, क्योंकि जब मेरा एक साथी आमरण अनशन पे बैठा है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है,
तो वहाँ पर सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी, कर्मचारी वहाँ नहीं होता हमारे साथी को सुध लेने वाला। तो ये देखो, यदि इसकी जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी प्योर सरकार की थी और हमारा एक साथी घट जाता तो हमें बहुत बड़ा दुख है सरकार के खिलाफ। इसलिए मैं आज पूरे, आपको भी लग रहा होगा कि मैं गुस्से में बोल रहा है थोड़ा, क्योंकि मुझे गुस्सा है सरकार के खिलाफ और हम्म सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्सा है। भाई हमें गुस्सा क्यों नहीं होगा, हमारा रोजगार छीन रखा है, हमारे साथ आप गलत कर रहे हो। आपने यूज एंड थ्रो की नीतियां बना दी, जब आपको जरूरत थी तो यूज कर लिया। तो आप सरकार ऐसे करती रहेगी तो आगे कौन कर्मचारी किसी की इसमें भर्ती नहीं होगा। हम तो हमारे बच्चों को भी कहते हैं कि सरकार की ऐसी ऐसी नीतियां, आप सरकार का सहयोग करना छोड़ दो। हमने यदि काम ही करना होगा तो हम लोकल फिर, और जैसे मोदी जी कहते हैं मैं पकौड़े तर तर के बेचता हूँ, हम तो पकौड़े तर तर बेच जाए, मरने के हम्म लिए थोड़ी हम हमारे बच्चों को बॉर्डर पे भेजना बंद कर देंगे हम तो। सरकार, हम्म हम तो सभी जगह से पुलिस में लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि सब जगह खतरा है। फिर तो सरकारी डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, सरकार कैसे चलेगी। आज हम्म स्वास्थ्य विभाग में इतने पद खाली पड़े हैं सर, स्वास्थ्य विभाग आज भी समंदर है, उसमें आप जितने ज्यादा भर्ती करोगे उतने ही कम है। और आप हम्म स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुए कर्मचारियों को, जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे कर्मचारी है, कौशल के कर्मचारी है, पीछे खुद सीएम की स्टेटमेंट थी भाई जिसने एक दिन भी सरकारी डिपार्टमेंट में कार्य किया है उसको कौशल में रखा जाएगा और कौशल से नहीं निकाला जाएगा। आज हम्म पिछले वर्ष जब हम कौशल में करके गए थे तो कौशल में करने के बावजूद भी सरकार हमें क्यों निकाल रही है। सरकार के वो वादे कहाँ गए। सरकार शाम को कुछ वादा करती है, सुबह कुछ करती है। ये सरकार की गलत नीति है। सभी साथियों की नौकरी बहाल करे, वरना सरकार को इसका अंजाम ज्यादा वो होगा। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई ठीक है, सरकारों का काम क्या होता है, जो भाई जो रोजगार है उसको सुनिश्चित करना। ठीक, जो बिल्कुल। ठीक है, अगर आप कोरोना, सबसे बड़ी बात ये होती थी कि कोरोना काल के दौरान जो लोगों ने हरियाणा की जनता की मदद की, जो साथ खड़े थे, तो कम से कम ऐसे किसी का हवाला नहीं दे के निकाल सकते ना कि भाई बजट नहीं है मेरे पास, अब कोरोना खत्म तो आप लोग भी खत्म। तो आखिर वो अगर ये चीजें तो पहले जानता तो ज्वाइन ही नहीं करता, वो क्यों जाता कि जब तक कोरोना तब तक हमारा काम होगा। नहीं नहीं, सरकार ने यदि कोरोना खत्म तो यही करना था, तो सरकार ने शुरू में जिस टाइम भर्ती थे कर्मचारी तो हम्म 3 दिन एक्सटेंशन दी थी। तो आपने 3 साल क्यों रखा कर्मचारियों को, 3 महीने से हम्म निकाल देना चाहिए था। हम्म 3 महीने के लिए रखा था, 3 महीने से शुरू में निकाल देना चाहिए था। और कर्मचारियों को कहना था कि भाई 3 महीने के बाद आपको नहीं रखा जाएगा, कोई भी नहीं लगेगा नौकरी पर, किसी को लगने हम्म की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो 3 महीने के लिए कौन उसमें आता। ये तो जनता की सेवा के लिए आए थे। जनता को और सरकार को सोचना चाहिए, जनता दबाव बनाए सरकार पे कि भाई इनकी नौकरी हम्म बहाल की जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि या तो आपने लगाना नहीं चाहिए, या तो आप किसी को लगाओ हम्म ना। ये आपने किसी को रोजगार दे दिया तो उसका छीनने का काम ना करे सरकार, रोजगार बहाली कंटिन्यू रखे। ये तो कोई भी इतनी बड़ी मांग भी नहीं है कि भी आपसे 2-2 लाख रुपए तनख्वाह मांग रहे हैं। पिछली बार हमारा बजट जारी हुआ था, डबल सैलरी पे लगे थे कर्मचारी। हमारे कर्मचारियों ने नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए देश के प्रति, कि भाई देश में आपदा का समय है, महामारी आई हुई है, तो हमारे सभी कर्मचारियों ने एक सैलरी सरकार को डोनेट की थी कि भाई हम सिंगल सैलरी में काम करेंगे। यदि वो हमारी सिंगल सिंगल सैलरी भी 3 साल की देखे तो 3 साल का बजट तो हमारा ही पड़ा दिया हुआ सरकार को। हमारे वाला दिया हुआ हम्म बजट सरकार का कहाँ चला गया, वो तो हमने दिया है। और ऊपर से सरकार कभी सीआईडी के माध्यम से, कभी किसी तरह से मेरे ऊपर भी प्रेशर बनाई हुई है, हमारे पूरे नेतृत्व के ऊपर और हमारे कर्मचारियों में प्रेशर बनाई हुई है कि भाई या तो जल्द से जल्द धरना खत्म करो और घर जाओ, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके ऊपर केस लगा देंगे, आपके ऊपर ये कर देंगे। हम इनके केसों से नहीं करते, आपने केस लगाने केस लगाए, हमने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको जितने लगाने मेरे ऊपर लगा लो केस, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमारे कर्मचारियों की नौकरी बहाल करते हो। मैं तो रिटर्न में दे रहा हूँ आपको, भाई मैं नौकरी करना हम्म चाहता, आप मेरे से रिजाइन ले लो, केस कर दो। लेकिन मेरे गरीब कर्मचारी बैठे हैं, आज तक सभी गरीब कर्मचारी हमारे भाई बहनों में, यदि ये अमीर होते तो इनको आज धरने पे बैठने की जरूरत नहीं थी। ये तो नहीं कहते कि चलो अटके जाते अपना करते रहेंगे, लेकिन इनको वास्तव में रोजगार की जरूरत है। सरकार अच्छा कार्य करे, इनको कौशल में लगाया था तो कौशल में रखे। यदि आपके पास कौशल में नहीं है तो आप वापिस एनएचएम को दे दे कर्मचारियों को, कि भाई हम्म एनएचएम से बदकारी करके इनको एनएचएम में ही रखें। क्योंकि एनएचएम, खुद एनएचएम ने डिमांड भेज रखी है, सीएम के पास फाइल पड़ी है, अभी ऊपर से कमेंट लिखते क्या ये कौशल में प्रोफिट थे, तो एनएचएम ने लिख के दीजिए यस सर, दी ऑल एम्प्लॉयज आर प्रोफिट इन दी कौशल। लेकिन उसके बाद भी सरकार फाइल रोक के बैठी है।
जब आपने कमेंट मांगा डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ने कमेंट करके आपको दे दिया, उसका रिटर्न में जवाब दे दिया। आप अब इनको आप कौशल में अपना बजट जारी करें सरकार की, अपनी नौकरी बहाली हो जाएगी, अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, अपने परिवार को संभालेंगे। 1 महीने 1.5 महीना हो गया सर, 1.5 महीने से हमारा गुड़गांव में इंदरगढ़ हम्म कई जिलों के कर्मचारी दिन रात, जिन्होंने अब तक घर पे जाकर नहीं देखा, यहीं बैठे हैं दिन रात, हमारी महिला शक्ति भी और हमारे कर्मचारी भी। हम तो इनका कर्ज कैसे उतारेंगे गुड़गांव वालों का? हम्म और कहाँ सरकार भुगतेगी? किसी माँ के बेटे, बहन के भाई और अपनी पत्नियों के पति और अपने बच्चों के बाप माँ यहाँ बैठे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर 1.5 महीने से यहाँ बैठे हैं दिन रात। क्या गुजर रही होगी इनके परिवार पर? पीछे से कैसे गुजारा कर रहा होगा इनका परिवार? सरकार इस बात को सोचे, अपने वीआईपी कल्चर से बाहर निकले, अपने घमंड से अहंकार से बाहर निकले, और ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। सरकार नरम रवैया अपनाए, बातचीत से ही समाधान होता है, बिना बातचीत के कोई समाधान नहीं होता। यदि बिना बातचीत के समाधान होता तो आज मुख्यमंत्री को हरियाणा प्रदेश में जन स्वास्थ्य प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी। वो भी जनता से वोट मांगने के लिए जन स्वास्थ्य कर रहे हैं, और हम भी हम्म धरना देकर सरकार से अपनी नौकरी मांगने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सरकार आए, बातचीत करे और हमारी नौकरी बहाली करे और रोजगार सुरक्षा की गारंटी दे, ताकि बार बार ना तो कर्मचारियों को यहाँ धरना पे बैठना पड़े और ना सरकार की किरकिरी हो। इसलिए सरकार इस बात को सोचे। तो आपके माध्यम से हम तो सरकार को यही कहते हैं कि भाई जल्द से जल्द कल को वर्किंग डे है, कल को ये तोहफा हमारे कर्मचारियों को दे, तो यहाँ पर ज्यादा जान माल का नुकसान ना हो, वरना सरकार अड़के में ना ले। इतना जान माल का नुकसान होगा कि सरकार को यहाँ लाशें संभालनी औखी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे कर्मचारियों ने मन नहीं पाए कि या तो नौकरी या मौत, एक चीज लेके जाएंगे पंचकूला से, या तो आप नौकरी वापस दे दो या हमें मौत दे दो। यदि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती तो कल को अपने पुलिस प्रशासन को भेजे और उनको आदेश दे कि वे सभी को गोलियों से भून दे। कम से कम एक सिस्टम एक पासे तो हो कि भाई इनको गोलियों से भून दो, धरना भी खत्म और रोजगार भी खत्म, हमें हमारा इनाम मिल जाएगा जो हमने सेवा की है सरकार के साथ कंधे से कंधा निकाल। संदीप जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ठीक है, चीज़ें कहीं भी एक बीच का रास्ता निकलता है, ठीक है। अभी आप एक डिटेल मांग लीजिए, देख लीजिए कहीं का भी स्वास्थ्य विभाग का इस समय जो दूर दराज ग्रामीण एरिया है, गांव है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ है, बहुत जगह खाली है। रवि, आवाज़ आ रही है क्या? संदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। संपर्क नहीं पा रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि धरना आंदोलन जारी है अपनी मांगों को लेकर। आमरण अनशन का तीसरा दिन है और शायद आंदोलन उग्र करने की बात की जा रही है। अब सवाल यही है, कृष्ण ललित, अभी क्या हालत है? जो अभ्यर्थी है उसकी तबीयत सही है? हाँ सर, पहले से थोड़ी सी बेहतर है, और तकरीबन 2 घंटे के बाद इनको होश आया था जब यहाँ पे एडमिट कराने के बाद। अब वैसे ठीक है सर, तबीयत पहले से तो ठीक है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान जरूर देना चाहिए। जिन्होंने जनता की सेवा का काम किया है, आज वो इन हालात में बैठे हुए, सड़कों पे बैठे हुए। एक तरफ तो सरकार रोजगार देने का वादा कर रही है, और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, आने वाले हैं, और रैलियां निकाल रहे हैं, और हर रैली के अंदर मुख्यमंत्री साहब जिक्र करते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया है, बढ़ावा देंगे रोजगार को। लेकिन जो पीछे इन्होंने लगाए हुए थे उनको हटा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। ये तो कोई वो नहीं होता, सिर्फ काउंटिंग बढ़ाने के लिए या सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि हम रोजगार दे रहे हैं, और जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार छीन के आज वो मजबूर है सड़कों पर बैठने के लिए। सवाल यही ना, ठीक है, चल आदमी एक बीच का रास्ता निकालता है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे बच्चे जो आखिर में कहीं नौकरी कोई करता है, उसकी नौकरी छीन ली जाती है, तो वो कहाँ अचानक जाएगा? कि क्या करेगा वो? माँ है, परिवार है, बाप है, बच्चे हैं, कैसे पालेगा, कैसे पालन पोषण करेगा उनका? कहीं ना कहीं आस होती है सर, हर मन की सत्रिया से उम्मीद होती है, तो उम्मीदों पर ही सर सबका घर चलता है। क्या पता बंदा किस हिसाब से मैनेजमेंट करता है, और जितने हमारे कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वो ऐसा
सैलरी के ऊपर ही डिपेंड है। और 2 महीने से सरकार ने आज इसको भी ठुकरा दिया, सड़कों पे बैठे हैं। एक तरफ तो सरकार वादा कर रही है, वो अपने लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमारी जो स्टाफ नर्स हैं या और हैं सब सड़कों में बैठी हैं, धरने में मजबूरन बैठी हैं। तो आज कहाँ पे गई सरकार की ये बातें और कहाँ से पूरी हो? कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। वही चीज़ ना, बातें बहुत है भाई। चलो ठीक है, अगर आप किसी को अगर ठीक है, अगर कोरोना खत्म हो गया, चलिए ठीक, कोरोना आया गया, तो कम से कम और भी जो जगह खाली है, जैसे NHRM है या दूसरे स्वास्थ्य जो अस्पताल हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर दें। सर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए आप, हर फील्ड में, हर हॉस्पिटल के अंदर DHC CHC पे छोटे लेवल पे जाने हर जगह पे पोस्टें खाली पड़ी हैं। और हम तो सिर्फ 26 कर्मचारी हैं यहाँ पर। अगर हम सबकी भी ज्वाइनिंग या उसके अंदर मर्ज हो जाए तब भी इनकी पूर्ति नहीं होती, तब भी स्टाफ की कमी है इनके पास। अमूमन देखने को मिलता है ये भाई। अभी भी कई जगह कई ऐसे सरकारी अस्पताल है जहाँ कर्मचारी ही नहीं मौजूद है, आज भी दूर दराज के लिए है। ठीक है, जहाँ पे जो लोकल कोई नहीं जा रहा वहाँ पे भेज दो, कम से कम तैनाती तो रहेगी, नौकरी तो रहेगी। हमारे सिर्फ कोरोना कर्मचारियों ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना काल के अंदर ही काम किया है, वैसे भी उन्होंने जनरल ड्यूटियां दी हैं अपने दूसरे काम। और जब से हमारे कोरोना कर्मचारियों को हटाया गया है, आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे दिखाओगे, तो आज वो सब सेंटर जो गांव के अंदर इन्होंने ओपन करके दिए थे सरकार ने सहूलियत के लिए, आज वो बंद पड़े दिन से ही जब से हमको हटाया गया है। उसका सीधा प्रभाव आम जनता भी तो जाता है ना। भाई ठीक है, अभी आपको लग रहा है कोरोना नहीं है तो हट गया, ठीक है, कल को दोबारा कोरोना आ गया तो क्या कीजिएगा भाई? होता है कि चीजें, कोई चीज जब सिस्टम बन जाती है तो खत्म जल्दी नहीं होती है। अभी बीच में देख लीजिए, अभी कोरोना से कई लोगों की मौत हुई यहीं पे ही। एक तरफ तो सरकार वायदे करती है कि हम कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उधर से इन्होंने स्टाफ को हटा दिया है। आप खुद देखिए सरकार कहाँ पे तैयार है, क्या इनकी तैयारी है? ये सब जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए इन चीजों को। सही बात है। बीमारी आज जैसे कोरोना आया, ठीक है, अभी भी देखिए, अभी भी जब ठंड से अचानक होता है तो कोरोना बढ़ने लगता है, लगता नहीं कोरोना फ्लो बढ़ गया है। तो अगर जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे, मान लीजिए अगर दोबारा मे बी अगर कोरोना होता भी है, आता भी है, तो और समस्या बड़ी हो जाएंगी। बस हम तो सर सरकार से अंत में सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी नौकरी बहाली कर दें। और हमारे कर्मचारियों के हालात आज बिल्कुल नाजुक है, तो मजबूरन उनको आमरण अनशन में बैठना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ने जरूर ध्यान देना चाहिए। नहीं, इसीलिए हम लोग को भी दिखाया है कि वास्तविकता है क्या। धरने पर लोग आमरण अनशन में बैठे हैं कर्मचारी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धूप है इतनी तेज कि आदमी एसी में भी नहीं आ पा रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप लोग यार अपने धरने पर बैठे हो, अपने हक की मांग के लिए तो बैठे हैं, आज तीसरा दिन है, प्रशासन को सूद लेनी चाहिए, कम से कम बीच का रास्ता निकलना चाहिए। किसी चीज़ का हल होता है, बीच का रास्ता निकलता है तो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। आप भी सरकार है, ठीक है, सरकारी काम है, उसमें नौकरी दिया, उस समय कोरोना काल में आप लोगों ने उनकी मदद की, आप कितने लोगों की जान बचाई, अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन इस समय जो सबको अभी जीवन देता था, आज वही रोड पर बैठा है और अपनी ही हक की बात कर रहा है, हक की मांग कर रहा है। तो आप लोगों ने अपना काम तो किया, लेकिन अब सरकार को बस सोचना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि आप जो 800-850 लोग हैं वो कम से कम बेरोजगार ना रहें। कहीं किसी लैब में शिफ्ट कर दे, तमाम जांच कई जगह CSC सेंटरों पे हैं जो परीक्षण केंद्र बनाए गए हैं, आज भी इम्प्लाई नहीं है, जांच नहीं हो पाती है। संदीप जी आपसे बिल्कुल सोचना चाहिए सरकार को, जब ऐसे तो काम नहीं करेगा। क्योंकि जब आपने ग्रुप का यूज किया तो आपका इन्होंने साथ दिया, तब सरकार को भी चाहिए कि ऐसे बेरोजगारी ना पाए। पहले ही ये लोग उस रास्ते गुजरे हैं, क्योंकि पिछले भी उन्होंने चक्कर कभी बात नहीं है, तो अब की वर्दी बार बार ये करना थोड़ी देंगे। जब सरकार ने पिछले की बातें मान ली थी कि हम आपको पॉलिसी बना के मदद कर रहे हैं, ये वर्किंग तो अच्छी वर्दी है कि हम आपसे
अपने भारत भूषण भारती जी ने कहा था, शुरू में जब पहला सीएम गिराया था 6 तारीख को गए थे कि आप 10 तारीख को मिलना, सरकार पहुंचती है, पॉलिसी बना रही है, आपको परमानेंट मदद करेगी, एनएसएल में करेगी या सोशल में करेगी, तो आप टेंशन ना लें। लेकिन आज उस सरकार के झूठे आश्वासन को भी आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो क्या करे कर्मचारी, कहाँ जाए? तो कर्मचारियों की मजबूरी होगी कि इन्होंने आमरण अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा। आज आमरण अनशन अपनाया है, कल को हम आपके माध्यम से भी कहते हैं और हमने बोल भी दिया है कि भाई या तो हमें हमारा रोजगार दो या हमें मौत दो, हमें एक चीज चाहिए, या तो मौत दे दो या रोजगार दे दो। तो अब सरकार को देखना है कि सभी कर्मचारियों को मौत देनी है या रोजगार। हाँ वही चीज ना भाई, किसी चीज का हल बातचीत से निकलता है। अगर आप आमरण अनशन में बैठे हैं, 3 दिन हो गया, चौथा दिन है, कोई वार्ता कोई पूछने तक नहीं आया, कम से कम स्थानीय स्तर पे तो पूछता आदमी पहुंचता है कि भाई आपकी समस्याएं हैं, चलिए हल होगा, या फिर आगे के लिए तिथि दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा। 2 मिनट तो कोई समय निकाल सकता है, चाहे डिप्टी साहब हो, डिप्टी सीएम साहब हो, चाहे फिर सीएम साहब हो, चाहे फिर स्वास्थ्य मंत्री हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वास्थ्य मंत्री को तो सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो हमारा काम देखा है। पिछली बार उन्होंने आके कहा भी था कि मैं देखता हूँ जब तक अनिल विज बैठा है कि तब तक आपके रोजगार को कुछ नहीं होगा, मैं कोरोना योद्धाओं के साथ था, हूँ, रहूंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैंने फाइल साइन करके आगे भेजी थी, तो फाइल को स्वयं साहब अटकाए हुए हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन अटका रहा है, ये स्वास्थ्य मंत्री को देखना है, डिपार्टमेंट उनका है, कर्मचारी उनके हैं। ये तो पीछे भी रोक के बैठे थे, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारी तो नौकरी बहाली से मतलब है। चाहे इसको सेंटर सरकार नौकरी बहाल करवाए या स्वयं साथ करवाए या स्वास्थ्य मंत्री कराए या कोई मंत्री कराए, हम इससे कुछ नहीं, मतलब हमारी नौकरी बहाली से मतलब है। वार्ता से ही समाधान होगा, सरकार वार्ता के लिए आती, आमरण अनशन पे बैठे कर्मचारियों का मान सम्मान कर, उनका आमरण अनशन चढ़वाकर और उनको नौकरी का तोहफा देकर कि वे आपकी नौकरी बहाल करती है, तो इनको भी घर देके, ताकि ये भी अपनी ड्यूटी करे और अपने परिवार को। सरकार को ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जब सरकार को हमने चुना है तो सरकार को चुनने वाले भी ये कर्मचारी भी इसलिए जाते हैं, सभी ने वोट किए हैं, तभी सरकार बनती है। और सरकार का फर्ज बनता है कि भाई जितनी उसकी संभाल रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इन साथियों की नौकरी बहाल करे सभी की सभी कोरोना योद्धाओं की सरकार, और आंदोलन में समय खत्म करवा के, धरना खत्म करवा के, रोजगार सुरक्षा सुरक्षित बना के, तो इनको घर दे के ये अपनी ड्यूटी करेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। बेटे भी नौकरी साथी सभी यही बड़े हैं, परिवार में दुख बेसिकली होते हैं। कई साथी, एक तो हमारा साथी, दो कई साथी तो हमारे डिप्रेशन में चले गए, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि वो एक किस्म के ये लगा सकते थे मानसिक रोगी हो चुके हैं, दवाइयों से समाधान चल रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर ठीक नहीं है। एक साथी ने हमारे में सुसाइड भी कर लिया था पीछे, बेरोजगारी से तंग आकर नौकरी हटते ही, क्योंकि मेरा दुकान समाज चला गया, वो तंग हो गया था, उसके बाद भी सरकार ने कैसे कर लिया। और आज यही नौबत एक और हमारे साथी में नियुक्ति आ गई थी, जिनकी जान जा सकती थी। वो तो शुक्र है कि हमारे साथी वहाँ पर मौजूद थे, मैंने संभाल किया। तो सरकार कितनी कुर्बानियां लेगी, क्या करेगी, हमें समझ नहीं आ रहा। हम तो यही कहते हैं कि भाई आप आए, सरकार का नैतिक कर्तव्य और धर्म बनता है कि आपके बच्चे से भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे, इनका फर्ज बनता है सरकार का कि भाई इनको इनका, हाँ यही साथी है वहाँ से उठाया है, स्क्रीन के माध्यम से मैं भी देख पा रहा हूँ, आपके चैनल से देख रहा हूँ कि कितनी कैसी हालत हमारे साथी की, बिल्कुल ये मूर्छित अवस्था में पड़ा था, बेहोश हो गया था, और अभी भी इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो सरकार को सोचना चाहिए, आज एक साथी के साथ ये हुआ है, कल को 2 के साथ होगा, परसों को 4 होंगे, तो ये तो धीरे धीरे 20, 50, 100 जितने हमारे कर्मचारी हैं सभी के सभी होंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए, आमजन बीच में साथ दे रहा है। कल हमारे गांव बास्ता में बहुत क्लियर किया, सभी साथियों ने सरकार को बोला कि जब ये 22 से 22 जिले होंगे, जिसमें हमारे गाँव के भी कर्मचारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बास्ता गाँव के 5 गाँव पड़ते हैं, जिनमें हमारे 10 कर्मचारी कोरोना काल में लगे हुए थे, कर्मचारी थे। तो सरकार से ये बोला गया कि भाई हमारे बच्चों की समस्या का समाधान किया जाए, आप सरकार रोजगार छीनने का काम ना करे, देने का काम करे। हमारे बुजुर्गों ने भी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा,
लेकिन स्थिति जो है बनी हुई है, तो सरकार देंगी। तो सरकार अब सोचे, कल का समय है सरकार के पास, तो कुछ अनहोनी होने से पहले ही हमारे साथियों की नौकरी बहाल की जाए। संदीप जी, बस हम यही चाहेंगे कि भाई आप लोग, अगर सरकार आप लोग से बीच की वार्ता करे, बीच का कोई हल निकले, तो कम से कम 800-850 बच्चे जो हैं आज रोड पे, कम से कम उनको नौकरी मिल सके। हमारा मकसद यही है, दिखाना बस कि कब सरकार आपकी बात है, ठीक है, कभी कभी होता है जब माध्यम नहीं मिलता है, बात नहीं हो पाती है, तो चलिए, कभी कभी होता है जब सिस्टम होता, लगता है कि भाई अगर उनके बंदे हैं, नुमाइंदे हैं, तो हमसे मिलना चाहिए। तो अगर फिर अपनी समस्या रखते हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार आप स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मुलाकात करें। कल ठीक है, आप आए, बैठे यहाँ पे, आप आते हैं तो अमर से बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए कि हाँ, समय लगे, कम से कम वार्ता एक हो सके। स्वास्थ्य मंत्री साहब, अनिल विज साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, मानना ये है लोगों का। बिल्कुल मानना है लोगों का, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी ही एक ऐसे मंत्री है पूरे प्रदेश में जो जनता की सुनते हैं और काम भी करते हैं। आजकल सरकार ने उनके जो इनके दरबार लगते थे, दरबार बंद कर दिए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी के पर्सनल नंबर पे मैंने आज के ताज़ा हालात और सभी जो अपना लाइव चल रहा है वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। सारी मीडिया चलो, सभी तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में सारा मामला है। मैं सेक्रेटरीट में भी उनसे पिछले हफ्ते ही मिला था, तो कैबिनेट की मीटिंग थी, वो बोले बेटा मेरे कल मिलना, तो वहाँ दोबारा क्योंकि हम यहाँ भी थे, राय निगम ने उनको ज्ञापन भी दिया कि सर आपने ही करना है, आप क्वेश्चन जो हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे को। तो वो बोले मेरा बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन इस बात को भी एक सप्ताह भी था, उसके बाद के बाद भी हमारा मिशन कर रहा है कि अभी तक हमारी ज्वाइनिंग की। मैं कोशिश करूँगा कल को भी आपके हफ्ते में पंचकूला की तरफ आऊँगा तो कैसल से, तो फिर स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात हो जाए। बाकी मामला सारे संज्ञान में है, उनके हर एक अपडेट वो चेहरे के माध्यम से भी दे रहे हैं और मैं भी उनको एक अपडेट दे रहा हूँ। तो देखते हैं सर, कल को उम्मीद है हमें स्वास्थ्य मंत्री जी को इस समय से इंटरफेयर करेंगे और सरकार पे हमारी ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो देखते हैं सर कल क्या रहता है। क्योंकि होता है ना भाई जी, जब एक होता है चलो माध्यम नहीं मिलता, तो लगता है भाई चलो कि अगर कि बहुत दिन हो गया स्वास्थ्य मंत्री साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया, तो उनसे भी मिल लेते हैं। क्योंकि इसका देखिए, जब मिलने से ही इसका हल निकलेगा। ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि बच्चे रोड पे हों, भूखे पेट हों, उनका निवाला छीना जाए। अगर वार्ता होती है बीच में, तो एक पहल करने की कोई दिक्कत नहीं होती। अपने चीज़ें पाने के लिए इंसान को, जब पेड़ कोई खड़ा होता है तो थोड़ा सा उसको झुकना पड़ता है। अगर पेड़ बड़ा बनना होता है तो सीधे खड़ा होने से नहीं होता। ठीक है, एक वार्ता होती है, एक पहल होगी, उनकी भी बातें होंगी, आप भी बातें रखेंगे, हो सकता है बीच में कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि भाई बीच में अगर कई 1-2 छात्र 10 तो नहीं है, 800 से 800 साढ़े 800 छात्र बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इन बच्चों की बहाली हो सकती है, कहीं ना कहीं समायोजित हो सकते हैं। बिल्कुल सर, हो सकते हैं। इतना बजट तो अपने स्टेट के पास होता है, जो सेंटर से नहीं बना करो। 12 करोड़ रुपये है, महीने के शायद 24 करोड़ रुपये सालाना बढ़ते हैं। 24 करोड़ रुपये तो एक दिन में सरकार चला पाते, तो इससे भी ज़्यादा तो ये लेते हैं। सरकार के पास इनकम सोर्सेज बहुत है। सरकार स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाए, ना कि दारू के ठेकों की बढ़ोतरी करे। अब बार बार हम तो यही कहते हैं कि सरकार रोजगार के साधन उत्पन्न करे, क्योंकि जनरेशन बढ़ रही है। हमारे बच्चों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है दूसरे देशों में। हमारे जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो हमारी करीमें हैं देश प्रदेश की, उनको विदेशी पैकेज देकर अपने अच्छे तरीके से वहीं पर ले जा रहे हैं। क्योंकि जो डॉक्टर लोग भी अपने यहाँ सिविल हॉस्पिटलों में क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्योंकि जो अपने सिविल हॉस्पिटलों के क्वार्टर है ना, क्वार्टरों की हालत खंडर हुई पड़ी है, तो वहाँ डॉक्टर के लिए भी क्वार्टर नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी की कमी है। तो ये आज पेपर में आया हुआ था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने टीम बनाई है कि भाई स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर क्यों नहीं नौकरी करना चाहते सरकारी, क्योंकि सरकार पैकेज कम देती है। और आप देख रहे हैं कि उनको तो पैकेज कम दे रहे हैं। हम तो कम पैकेज पे, नॉर्मल डीसी रेट पे सभी कोरोना योद्धा नौकरी की मांग कर रहे हैं, हमें ये नौकरी नहीं दी जा रही। जब स्वास्थ्य विभाग में इतने कर्मचारियों की जरूरत है, तो आपके पास जो ऑलरेडी कर्मचारी है, नई भर्ती करने की आपको जरूरत पड़ रही है,
तो आप पुराने को क्यों निकालते हैं? कम से कम पुराने कर्मचारियों को तो रखो, क्योंकि वो एक ट्रेंड स्टाफ है जिसको आपको ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई भी आपातकालीन स्थिति, कोरोना जैसी नई भयंकर महामारी में काम करने के लिए आपके पास एक ऐसी आर्मी तैयार होती है डिपार्टमेंट में, जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रही। क्योंकि भाई देखिए, उस समय था, एक दौरान था जब लोग इतना डरे थे, सहमे थे। उस समय आप लोग खड़े हुए थे भाई, लोगों को लगता था अब जान जाए तब जान जाए, कोई किसी से मिलता नहीं था। सवाल नहीं, देखिए कर्मचारी की कई नीतियाँ होती है, सरकार की कई नीतियाँ होती है, कई पॉलिसी खत्म हो जाती है कभी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ की जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए काम किया है। इसलिए हम भी आपके साथ खड़े हैं ताकि आपको आपका हक मिल सके, क्योंकि उस समय एक दौर था जब लोग अपने को ही अपने से छोड़ देते थे, खाना तक नहीं सामने देते थे। तो अगर ऐसे समय में आपने अगर हरियाणा की जनता की सेवा की है तो आप लोगों को एक मौका मिलना चाहिए, ताकि कम से कम आपकी नौकरी सुरक्षित रहे, आपके घर वाले अच्छी तरह जी खा रहे, जी सके, कुछ भी कर सके। बिल्कुल सर, हम तो आप जैसे साथियों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द कल को ही सभी कोरोना योद्धाओं की नौकरी बहाल करे, इनका मान सम्मान वापस दिखाए, रोजगार सुरक्षा गारंटी दे। ये आपसे अपना हक मांगते तो भीख नहीं करे। इन्होंने 3 साल स्वास्थ्य विभाग में सेवा दी है, अब ये जाए तो कहाँ जाए? इनको ऐसे मोड़ पर ला के छोड़ते कि इन्हें दूसरे रास्ते अपनाने पड़े, आत्महत्या की तरफ जाना पड़े, क्योंकि बेरोजगारी ऐसी चीज होती है कि आदमी बिल्कुल परेशान होकर पता नहीं कहाँ क्या गलत कदम उठा ले, क्योंकि 1-2 साथी उठा भी चुके हैं। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी इंटरफेयर करे, मुख्यमंत्री जी कल को बजट जारी करे और सभी साथियों के लिए बजट जारी होते ही कल की कल उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए। आपके माध्यम से हम सरकार को यही आग्रह करते हैं। चलिए संदीप जी, थोड़ा समय हो गया है, समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। बाकी आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, हम भी दिखाएंगे आपको, कल भी दिखाएंगे लोगों को कि आज क्या है, क्या कल हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको आपका हक मिल सके और आप इन बच्चों को कम से कम एक रोजगार मिल जाए, जो आज रोड पे खड़े हैं उनको हक मिल जाए। यही हमारी भी चाह है और लोग भी चाहेंगे कि भाई किसी की नौकरी ना जाए, कहीं ना कहीं समायोजित हो जाए, कहीं ना कहीं रख दिया जाए, ताकि उनका गुजर बसर चलता रहे। संदीप बहुत धन्यवाद। अब कल भी देखते हैं, कल भी आए, कल क्या रहता है, किस पे क्या होता है। बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, जय माता। जय। तो सवाल बहुत सारे हैं। अब यही एक धरना खत्म कैसे होगा, अनशन खत्म कैसे होगा, कौन पहल करेगा, क्योंकि अभी बुनियादी नीड है इन बच्चों की, कम से कम नौकरी हमारे रहे। अगर बजट नहीं है तो एक सरकार एक बाकायदा प्रपोजल बना दे, 2 महीने 3 महीने बाद जब हमारा बजट आएगा तब आप तनख्वाह दीजिएगा। कम से कम हम काम तो करेंगे, रोड पे तो नहीं रहेंगे। हमारे खास विषय में इतना ही।